हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति को समान रूप से देखा जाना चाहिए, उसको समान सम्मान मिलना चाहिए। इससे जुड़ी कई आइडियोलॉजीज भी है, जैसे सोशलिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म। ये कुछ आइडियोलॉजीज है जो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियंका भदौरिया, आई एम योर पॉलिटिकल गाइड एंड मेंटर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 3 ऑफ 11th क्लास एंड इट्स अनदर टॉपिक दैट इज अदर आइडियोलॉजीज ऑफ इक्वलिटी। आज हम इक्वलिटी की अलग अलग आइडियोलॉजी पढ़ेंगे। कई सारे थिंकर्स ने, जैसे मार्क्स ने मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी दी है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी दी है, फेमिनिज्म आइडियोलॉजी भी होती है। तो ये आइडियोलॉजी जो है वो किस चीज की बात करती है, किस फील्ड में समानता की बात करती है, किन ग्रुप्स को या किन लोगों को इसमें शामिल करती हैं, किन व्यक्तियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ किस तरीके से समानता लाई जाए। तो ये बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं जो इक्वलिटी की बात करती हैं और कैसे किसी समाज को समान बनाया जाएगा, उसमें किस तरीके का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, किन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, किन के साथ भेदभाव हो रहा है उसको कम किया जाना चाहिए। ये आइडियोलॉजी उन सारी चीजों को कवर करती है, उन सारी चीजों को डील करती है। सबसे पहले हम देखेंगे मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म। दो मेन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं जिनके इनइक्वलिटी को टैकल करने के अलग अलग व्यू हैं, अपने अलग अलग नजरिए हैं। जैसे मार्क्सिज्म ये कहता है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है या जिसके एक ही व्यक्ति के पास कमाने का अधिकार है और एक दूसरा ग्रुप है, दूसरा वर्ग है जो सिर्फ काम कर रहा है, उसका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो उन व्यक्ति को अधिकार मिलने चाहिए, उन व्यक्तियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। जो ओनर है उनके प्रॉफिट को कम करके वो किनको शेयर करना है, लेबर्स को शेयर करना है। तो ये आइडियोलॉजी क्या है? मार्क्सिज्म वाली आइडियोलॉजी। मार्क्सिज्म यही कहता है कि अमीर व्यक्ति जो है वो अमीर होता चला जा रहा है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर व्यक्ति जो है गरीबों का शोषण कर रहे हैं। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, औद्योगिकीकरण या जिसको हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, औद्योगिक क्रांति होती है अमेरिका में, ब्रिटेन में या यूरोपियन अदर कंट्रीज में, तो हमने देखा कि जो कंपनी के मालिक होते थे वो लेबर से दिन रात काम करवाते थे और उनको कम सैलरी देते थे। तो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी इस पे ही बेस्ड है। वो ये कहते थे कि जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। जैसे कि एक चीज जो है 2 रुपए की कीमत पे बनी है और मार्केट में वो 10 रुपए की कीमत पे बेची जा रही, तो वो 8 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है, वो 8 रुपए का प्रॉफिट जो है लेबर्स के साथ भी शेयर किया जाना चाहिए। तो मार्क्सिज्म जो है असमानता को दूर करने की आर्थिक डायमेंशन की बात करता है। जैसे हमने पढ़ा ना कि इकोनॉमिक डायमेंशन में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए। तो मार्क्सिज्म उसी इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को डील करने का ये रास्ता दिखाता है कि जो लोग गरीब है या जो लेबर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उसको फायदा मिलना चाहिए, ना कि जो मालिक वर्ग है या जो ओनर्स है उनको ज्यादा फायदा मिलता रहे हमेशा। तो मार्क्स क्या आर्ग्यू करते हैं? मार्क्स आर्ग्यू दैट प्राइवेट ओनरशिप, जो निजी लोग हैं, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ एसेंशियल इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज ऑयल, लैंड और फॉरेस्ट इज रूट कॉज ऑफ इनरिच्ड इनइक्वलिटी दैट्स गिव पॉलिटिकल पावर टू द क्लास ऑफ ओनर्स पोजिंग अ थ्रेट टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। बहुत अच्छी बात करते हैं मार्क्स कहते हैं कि एक जो वर्ग है जिसको हम प्राइवेट ओनरशिप कहते हैं या प्राइवेट ओनर्स कहते हैं, जिनके पास निजी संपत्ति है, जो अपना पैसा लगा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी है, इंडस्ट्रीज है, रिलायंस जो है प्राइवेट ग्रुप ही है एक तरीके से। तो वो क्या कर रहे हैं? जो देश के रिसोर्सेज है, ऑयल है, लैंड है, मिनरल्स है, उनका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे प्रॉफिट कमा रहे हैं और अपनी ही जनरेशन बाय जनरेशन अमीर होते जा रहा है। और एक वर्ग, एक जो लेबर वर्ग है, उसमें काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि झारखंड या छोटा नागपुर का जो पट्टा है, जिसको प्लेट्यू ऑफ छोटा नागपुर कहते हैं, वो मिनरल रिच एरिया है, बहुत ज्यादा वहां पे मिनरल आपको मिलेगा। स्टील इंडस्ट्री वहीं लगी है, जमशेदजी टाटा ने वहां पर स्टील प्लांट लगाया और भी बहुत सारी वहां पर फैक्ट्री, पर वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गरीब है, उनके पास पोषण, बेसिक नीड्स भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही, कुपोषित है। तो ये क्या है कि एक वर्ग जो उस एरिया में रह रहा है, वहां पर मेहनत कर रहा है, उसको फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो मार्क्स कहते हैं कि ये जो प्राइवेट कंपनी है या जो प्राइवेट ओनर्स है, जितने भी रिसोर्सेज है उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे फायदा उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं यही जाकर जो है
आर्थिक असमानता का कारण बनता है, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है वो पॉलिटिकल पावर में भी आ जाते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में भी आ जाते हैं, राजनीतिक रूप से समर्थ हो जाते हैं। तो मार्क्स यही कहते हैं कि उन लोगों से वो अधिकार छीनो, उन लोगों से रिसोर्सेज को यूज करने का अधिकार छीन कर लेबर्स को दे दो, लेबर क्लास को दे दो। Marxists and socialists believe that economic inequality provides support to other forms of social inequality and advocate for public control over essential resources and forms of property. मार्क्स या जो सोशलिस्ट थिंकर हैं, समाजवादी थिंकर, वो यही बात करते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर सबका अधिकार होना चाहिए, वहां पर इंडिविजुअल कंट्रोल ना होकर कलेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट उस रिसोर्सेज को अपने अंडर ले ले और सबको बराबर रूप से यूज करने का मौका दे। तो इस तरीके से मार्क्स कहते हैं कि अगर हमको आर्थिक असमानता को दूर करना है, या बहुत तरीके की असमानता है सामाजिक क्षेत्र में, उनको अगर दूर करना है तो सबसे पहले जिनके पास इकोनॉमिक पावर है, जिनके पास पूरा रिसोर्सेज उन्हीं के हाथ में सेंट्रलाइज है, उनसे छीनकर उनका डिसेंट्रलाइजेशन किया जाना चाहिए। उनका कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर सबके हाथ में होना चाहिए। तो इस आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं मार्क्सिज्म। अगली आइडियोलॉजी जो है वो लिबरलिज्म है, इसको हिंदी में उदारवाद कहते हैं। सोशलिज्म को हम समाजवादी या उदारवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, और लिबरलिज्म को हम उदारवादी व्यवस्था या उदारवाद कहते हैं। उदारवाद क्या बात करता है? लिबरलिज्म के जो लोग हैं वो ये बात करते हैं कि हर व्यक्ति को, जैसे कि हम पॉलिटिकल इक्वलिटी में पढ़ के आ रहे थे कि हर व्यक्ति को समान अवसर दे दो, इक्वल सिटीजनशिप दे दो, उसको इक्वल पार्टिसिपेशन हो स्टेट अफेयर्स में। लिबरलिज्म वाले भी यही कहते हैं कि हर व्यक्ति, वो आदर्श रूप से बात करते हैं कि हर व्यक्ति को मौका दे दो, फिर वो किस तरीके से उसका यूटिलाइज करता है ये उसके हाथ में है। तो लिबरलिज्म कहते हैं, लिबरल्स अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन एज अ मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवार्ड्स इन सोसाइटी। वो कहते हैं कि अवसर दे दो और फिर उनको कॉम्पीट करने दो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दी, रिसोर्सेज दे दिए, अब वो आपस में लड़े, आपस में प्रतिस्पर्धा करे और कौन जीतेगा उसके हाथ में ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक निजी व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत से बहुत सारा पैसा कमाया, उसका पैसा लेकर हम किन्हीं और लोगों को बांट दें। मार्क्सिज्म यही कहता है, लेकिन लिबरलिज्म क्या कहता है, या लिबरल्स आइडियोलॉजी कहती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, इक्वल राइट्स दे दो, इक्वल फ्रीडम दे दो, हर चीज में इक्वलिटी ला दो, फिर उनको इक्वल कंपटीशन का मौका दिया जाए, उनको एक ही मैदान में उतरने का मौका दो कि अब तुम खेलो, लड़ो और जीतो। तो लिबरलिज्म इसकी बात करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रिसोर्सेज का, कंपटीशन बेसिस पे कॉम्पीट करो और जिसके पास जो आए उसको यूटिलाइज कर सकता है। They believe that while states may have to intervene to ensure a minimum standard of living and equal opportunities for all, competition should be open and free, and inequalities in each of the spheres should be tackled appropriately. लिबरल्स ये कहते हैं कि सरकार बहुत ज्यादा इंटरवीन ना करे, इंटरफेयर ना करे, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, उनको इक्वल राइट्स दो, उनको हर तरीके से वो सारे संसाधन प्रोवाइड कराओ जो बेसिक नीड्स के लिए, बेसिक सर्वाइवल के लिए जरूरी है। जैसे कि सरकार का काम है बेसिक एजुकेशन मिले, बेसिक हेल्थ हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीजें हो, लेकिन ये नहीं है कि हम उसको कैसे भी एक से छीन कर दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक क्लास के साथ हम फिर से गलत कर रहे हैं ना। तो हम उन इक्वलिटी को, उन असमानता को, इनइक्वलिटी को, असमानता को टैकल करने का एक सही तरीका ढूंढे। तो लिबरल्स उस तरीके की बात करते हैं जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल कंपटीशन का मौका दिया जाए। इक्वलिटी, कंपटीशन जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, ओपन हो और फ्री हो, सबके लिए ओपन, इसके साथ साथ फेयर भी होना चाहिए। ऊपर लिखा होगा कि फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवार्ड्स इन सोसाइटी, की फेयर सही तरीके से हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशलिस्ट, अनलाइक सोशलिस्ट, लिबरल्स डू नॉट बिलीव दैट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटीज आर नेसेसरी लिंक्ड। जिस तरीके से मार्क्सिज्म कहते हैं कि आर्थिक कारणों की वजह से हर तरीके की असमानता है, सामाजिक असमानता भी आर्थिक कारण से है, राजनीतिक असमानता भी आर्थिक कारण से। लिबरल ऐसा नहीं मानते। लिबरल कहते हैं कि हर चीज, हर असमानता जो है वो आर्थिक कारण से नहीं जुड़ी, कि किसी के पास कम पैसा है इसीलिए वो उसके साथ असमान भेदभाव किया जा रहा है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन लिबरल्स इसको टैकल करने का एक तरीका बताते हैं, वो है फेयर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वल कंपटीशन। पहले रिसोर्सेज फेयर तरीके से बांटो, कंपटीशन भी इक्वल हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, तब कहीं ना कहीं हम इस जो परेशानी या इस तरीके की असमानता है उसको दूर करेंगे। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, ये बात करता है फेमिनिज्म की, इक्वलिटी ऑफ जेंडर्स। फेमिनिज्म आजकल बहुत डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। फेमिनिज्म पे कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि लोग फेक फेमिनिज्म को फैला रहे हैं, या जिसको हम सूडो फेमिनिज्म कहते हैं। लेकिन हमें इसका बेसिक मतलब समझना है कि फेमिनिज्म क्या होता है। फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो पहले जो था रिफॉर्मेटिव फेमिनिज्म आया, सुधारवादी फेमिनिज्म, जिसको हम नारीवाद, सुधारवादी नारीवाद कह सकते हैं। वो कहता था कि हमको जो हमारा सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें हमको इक्वल मौका दिया जाना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए पब्लिक स्फीयर में। जैसे कि हमको भी शिक्षा का उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना कि पुरुषों को है, हमको भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ या बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में जो मेल थे उनको वोट डालने का अधिकार तो मिल गया था, लेकिन फीमेल को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला। हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले मेल को अधिकार मिला, पुरुषों को अधिकार मिला वोट डालने का, महिलाओं को बहुत बाद में मिला। तो कहीं ना कहीं जो रिफॉर्मेटिव फेमिनिज्म था वो पब्लिक डोमेन में, पब्लिक स्फीयर में इक्वलिटी की बात करता था, बिना किसी जेंडर बाइज्ड के या बिना किसी जेंडर पार्शियलिटी के। वो कहते थे कि लिंग आधारित भेदभाव ना करो, आपको कमाने का मौका दिया जा रहा है हमें भी मिले, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है हमें भी मिले, आप अगर योग्य हो और किसी सेवा में अपीयर हो रहे हो तो हम भी हो सकते हैं। तो रिफॉर्मेटिव फेमिनिज्म जो था वो पब्लिक डोमेन की बात करता था कि हमको सार्वजनिक स्तर पर समानता होनी चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी। फिर दूसरा फेमिनिज्म जो आया उसको बोलते हैं रेडिकल फेमिनिज्म, या जिसको हम क्रांतिकारी नारीवाद भी कह सकते हैं। वो कहते थे कि अब हमको निजी क्षेत्र में भी जो है इक्वलिटी चाहिए, हमारे घर में हमारे साथ क्या हो रहा है वो भी इक्वल हो, भाई को क्या मिल रहा है, बहन को क्या मिल रहा है, माँ को क्या मिल रहा है, पिता को क्या मिल रहा है, वो भी इक्वल होना चाहिए। आजकल बहुत सारी चीजों की बात करते हैं, मैरिटल रेप की बात करते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं रेडिकल फेमिनिज्म के अंदर आता है। निजी क्षेत्र में भी हमको क्या चाहिए, समानता चाहिए। तो फेमिनिज्म एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बात करता है कि किसी भी जेंडर बेसिस पर या बायोलॉजी के बेसिस पर लड़का और लड़की होने के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, उसको भी समान। हाँ, ये माना जाता है और ये सही भी है कि फिजिकली हो सकता है कि एक महिला दूसरे पुरुष से अलग हो, मेल और फीमेल के फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस हो सकता है, फिजिकल पावर में डिफरेंस हो सकता है, पर जो हमारा मेंटल पावर है या हमारे पास जो भी हमारा ब्रेन है वो उतना ही है। हमारे पास भी 1400 ग्राम का है, आपके पास भी 1400 ग्राम का है, तो हमें भी इस्तेमाल करने का उतना ही मौका दो ना। तो इस तरीके से इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। फेमिनिज्म इसी की बात करता है। फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल बिलीफ इन इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन। सबको क्या मिलना चाहिए, समान। ये पॉलिटिकल बिलीफ है, राजनीतिक विश्वास है कि सबको एक जैसे अधिकार होने चाहिए। फेमिनिस्ट बोथ मेन एंड वुमेन आर्ग्यू दैट मेनी इनइक्वालिटीज बिटवीन द सेक्सेस आर नॉट नेचुरल और नेसेसरी एंड कैन बी चेंज्ड टू इंश्योर बोथ जेंडर्स लीड फ्री एंड इक्वल लाइफ। दोनों ही जेंडर को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के साथ ऐसा हो कि उनको सारे अधिकार मिले, पुरुषों को ना, पुरुषों को भी मिलने चाहिए, उनको भी इमोशनल राइट्स होना चाहिए, उनको भी अगर फिजिकल कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो जैसे बसेस में हम देखते हैं महिलाओं के लिए सीट रिजर्व्ड होती है, सब पुरुषों के लिए नहीं होती, उनके लिए भी करो अगर वो फिजिकली कैपेबल नहीं है। तो इस तरीके से फेमिनिज्म जो है इक्वल जेंडर और इक्वल अपॉर्चुनिटी की जेंडर बेसिस पे या सेक्स बेसिस पे बात करता है कि ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, सामाजिक रूप से बनाई गई कि लड़की कम होती है, लड़का ज्यादा होता है, उसके पास कम शक्तियां होती हैं, उसके पास कम दिमाग होता है। ये क्या है, हमने सामाजिक रूप से बनाई है, प्राकृतिक रूप से तो ऐसा नहीं आता। ईश्वर ने सबको एक जैसा ही दिमाग दिया है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि किसी को ना हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से महिलाएं और पुरुष एक जैसे हैं। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात, फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात की जाए तो वो अलग है, फिजिकल पावर की बात की जाए तो अलग है, लेकिन अगर हम मेंटल कैपेसिटी की बात करें तो सबके पास वही है। तो हमको राइट्स भी मिलने चाहिए, हमको सारी चीजें मिलनी चाहिए। बोथ जेंडर्स को, दोनों ही जेंडर्स को फ्री और इक्वल
समानता पूर्वक रूप से और स्वतंत्र रूप से जीने का मौका दिया जाना चाहिए। फेमिनिज्म इसकी बात करता है। अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट दीज इनइक्वलिटी स्टेम फ्रॉम पैट्रियार्की। वो कहते हैं कि ये जो समानता है, ये जो सामाजिक असमानता है, उसका कारण क्या है? पैट्रियार्की है, पितृत्मक समाज है। ऐसा समाज जो पुरुष प्रधान है, जहां पर मेल डोमिनेंस ज्यादा है, जहां पर मेल हमारा सरनेम जो है वो भी पिता के नाम से हमको मिलता है। बहुत सारी चीजें जो है, हेड ऑफ द फैमिली जो है वो या तो पिताजी होते हैं या दादाजी होते हैं। तो ऐसी पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से हमारी जो मेंटेलिटी होती है, हमारी जो मानसिकता होती है, वो भी वैसी ही होती चली जाती है। और कहीं ना कहीं महिलाएं महिलाओं के साथ भी भेदभाव करने लगती हैं, क्योंकि उनके साथ भी वही हो रहा होता है और वो कहीं ना कहीं उसको सीखती जाती है और आगे ट्रांसफर कर रही होती है, ना चाहते हुए भी। तो इस तरीके से क्या है कि हर फील्ड में समानता हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके लिए क्या जरूरी है कि हमारा जो पैट्रियार्कल सिस्टम है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाना चाहिए। पैट्रियार्की, अ सिस्टम दैट वैल्यूज मेन more than women and grants men power over women. Patriarchy assumes that men and women are naturally different, justifying their unequal roles. पैट्रियार्कल सिस्टम ये बताता है कि वो जस्टिफाई करता है कि ईश्वर ने पुरुषों को ताकतवर बनाया तो वो सब पे कंट्रोल करेंगे, महिलाओं को कमजोर बनाया, सेंसिटिव बनाया तो वो क्या करेंगी? वो कंट्रोल होंगी। ऐसा नहीं है। इस तरीके की मानसिकता को हमको चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। वुमेन और मेन जो हैं दोनों को इक्वल पावर्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स होने चाहिए। फेमिनिस्ट चैलेंज दिस बाय डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्स, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड जेंडर, सोशल रोल्स। ये बहुत जरूरी चीज है। आजकल क्या है, या आमतौर पर हम समझ नहीं पाते सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। सेक्स बेसिस पे हम डिफरेंसेस कर रहे हैं या जेंडर बेसिस पे हम डिफरेंसेस कर रहे हैं। सेक्स का मतलब होता है किसी का बायोलॉजिकल अपीयरेंस, वो प्राकृतिक रूप से कैसा दिख रहा है, उसके बाल लंबे हैं, उसका ये जो जेनाइटल है किस तरीके का है। जेंडर रोल जो होते हैं वो सामाजिक रूप से बनाए जाते हैं कि एक महिला है आपके पास, आप अगर महिला पैदा हुई तो आपका काम क्या है? घर में रहना। इसको बोलते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कब होता है? जब हम महिला पुरुष होने के नाते जन्म से ही या प्राकृतिक रूप से भेदभाव करें। नहीं, आप पुरुष हो, आपका काम है आगे की जनरेशन को बढ़ाना, क्या बोलते हैं, बायोलॉजी को आगे बढ़ाना, संतान उत्पत्ति करना। इस तरीके से हमारा काम तय कर दिया जाता है सेक्स बेसिस पे कि आप ये काम करो। जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जेंडर क्या है? सोशल एस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है और सेक्स जो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के रूप में देखा जाता है। दोनों में डिफरेंस होता है। ये बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बात करता है और जेंडर जो है सोशल रोल्स की बात करता है कि कौन क्या काम करेगा। महिलाएं घर में रहेंगी, खाना पकाएंगी, पुरुष कमाने जाएंगे। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। याद रखेंगे आप कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल ओनली वुमेन कैन बी अ चाइल्ड, यही जो हम आपको समझा रहे थे, जैसे महिलाओं का काम है बच्चों को संतान उत्पत्ति करना, बी अ चाइल्ड। ये क्या है? ये सेक्सुअल डिफरेंस है। और इसी के बाद अगर हम बात करते हैं कि हमको घर पे काम करना है, घर में ही रहता है, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होगा? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट मच ऑफ द इनइक्वालिटीज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, नॉट बायोलॉजी। फेमिनिस्ट जो नारीवादी विचारक है वो यही कहते हैं कि समाज ने असमानता लाई है, ना कि प्रकृति ने। सेक्सुअल बेसिस पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा, हमारे साथ जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हमें घर में सिर्फ इसलिए बैठाया जा रहा है कि समाज ने कह दिया है कि महिलाएं घर से बाहर जा ही नहीं सकती, वो अपनी सुरक्षा कर ही नहीं सकती। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि घर में बैठाओ तो वो सुरक्षित रहेंगी। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा हो रहा है। समाज हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करना है, ना कि ईश्वर। अगला इसी का टॉपिक है पैट्रियार्की डिवाइड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइनिंग वुमेन टू द प्राइवेट एंड डोमेस्टिक स्फेयर एंड मेन टू पब्लिक स्फेयर। जैसा कि हमने बताया कि पैट्रियार्की डिसाइड करती है कि कौन घर पे रहेगा, कौन बाहर जाएगा। हाउएवर फेमिनिस्ट हाईलाइट दैट मेनी वुमेन आल्सो वर्क आउटसाइड द होम व्हाइल रिमेनिंग सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउसहोल्ड ड्यूटीज, डबल बर्डन। डिस्पाइट देयर कंट्रीब्यूशन, वुमेन ऑफन लैक अ वॉइस इन पब्लिक डिसीजन मेकिंग। कई बार फेमिनिस्ट जो नारीवादी विचारक है वो किस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हमसे ये कह दिया जाता है कि नहीं, आप तो घर के बाहर काम नहीं कर सकते। तो हमको प्रूफ करने के लिए क्या है, घर के बाहर भी काम करना पड़ रहा है।
घर के अंदर भी काम करना पड़ रहा है, हमारे पास बर्डन कैसा होता जा रहा है, डबल बर्डन है, डुअल बर्डन है, दोनों काम कर रहे हैं, घर के बाहर भी संभाल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और घर में बच्चों को भी संभाल रहे हैं, घर का खाना भी बना रहे हैं। इसके बाद भी हमको अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा, डिसीजन मेकिंग का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फेमिनिस्ट जो है, या फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी, फेमिनिज्म आइडियोलॉजी जो है, वो इसी बात पर लड़ाई करती है कि हमको जेंडर बेसिस पे क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, हमको सामाजिक रूप से असमान क्यों समझ रहे हो। जिसको हम सूडो फेमिनिज्म कहते हैं या फेक फेमिनिज्म कहते हैं, वो तो अलग अलग बातों पे, वो हो सकता है कि विक्टिम कार्ड खेलें, या हम अलग अलग डोमेन में कहते हैं कि नहीं हम आज स्ट्रांग, एक कल हम कमजोर है, तो वो चीज अलग है। फेमिनिज्म का मतलब है कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है उसको सही करो, ना कि हम दूसरे के साथ गलत करें। जो हमारे साथ गलत हुआ, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आज हम उसका बदला थोड़ा ना लेंगे। कोई भी फेमिनिज्म आइडियोलॉजी, चाहे वो रिफॉर्मेटिव हो या रेडिकल हो, कभी ये नहीं कहती कि हमारे साथ जो गलत हुआ हम दूसरों के भी साथ गलत है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारे साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये आइडियोलॉजी जो है वो उसको बोलते हैं फेमिनिज्म। Feminists believe this division and all forms of genders inequality must be eliminated। वो यही बात करते हैं कि हर तरीके की जेंडर असमानता या लिंग आधारित जो असमानता है उसको दूर किया जाना चाहिए। कौन कौन सी इनइक्वलिटी हम देखते हैं, कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी को खत्म करो, कॉलोनियल डोमिनेशन को खत्म करो, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को खत्म करो। कास्ट बेस्ड तो हम समझते हैं जाति आधारित भेदभाव जो हम करते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, आप तथाकथित निम्न जाति के हैं, तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो हम समाज में देखते हैं वो खत्म होना चाहिए। कॉलोनियल डोमिनेशन का मतलब औपनिवेशिक रूप से जो कई तरीके की मानसिकता लेके आए। जैसे जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स रहते थे तो कुछ लोग ज्यादा पढ़ लिख गए, या इन्हीं लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया जिनको हम जमींदार वर्ग कहते थे या चौधरी वर्ग कहते थे, तो उनका भी डोमिनेशन जो है वो कम होना चाहिए। और हमारा जब संविधान बना उसके बाद धीरे धीरे ये चीज तो कम हुई। इसके अलावा इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी कम होनी चाहिए। तो जो फेमिनिज्म है या लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, वो सब इन इक्वलिटी को, इन असमानता को, इन क्षेत्रों में असमानता को कम करने की बात करता है। एक बहुत बड़े थिंकर हैं राम मनोहर लोहिया जी, वो सोसाइटी में अलग अलग तरीके की जो भेदभाव है उसको दूर करने की बात करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में जो भी हम जाति आधारित भेदभाव है, कास्ट बेसिस इनइक्वलिटी है, उसको कैसे दूर करेंगे, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन बताते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जो है इंटर कास्ट मैरिज जो है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ बैठ के खाना पीना खाएं, उसको वो सहभोज कहते हैं, एक साथ बैठे रिश्ते बनाएं एक दूसरे के साथ। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कास्ट बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम किया जा सकता है, जो असमानता है उसको कम किया जा सकता है। During Lohiya's time, many socialists believed that class inequality was the only significant issue and that other forms of inequality would disappear once economic inequality was resolved। लोहिया जी के समय के जो समाजवादी जो विचारक थे वो ये कहते थे कि जब हम कास्ट बेसिस पे अगर असमानता को खत्म कर देंगे तो बहुत सारी असमानताएं खत्म हो जाएंगी। जैसे जैसे आर्थिक सुधार होंगे, बहुत सारी असमानताएं खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो कास्ट बेसिस पे जाति आधारित जो भेदभाव हो रहा है, जो असमानता है, उसको कम किया जाना चाहिए। However, Lohiya argued that each form of inequality has its own roots and needed to be tackled individually। लेकिन लोहिया जी क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक क्षेत्र में समानता ला दें तो दूसरे क्षेत्र की समानता, दूसरे क्षेत्र में समानता अपने आप आ जाएगी। वो कहते हैं कि हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इंडिविजुअली हम उस असमानता को दूर करें। सोशल फील्ड में समानता लानी है तो जेंडर बेसिस पे इक्वलिटी हो, इक्वल एजुकेशन हो, न्यूट्रिशन अच्छा खासा हो, हेल्थ केयर अच्छी खासी हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी में सबको मौका दिया जाना चाहिए पार्टिसिपेट करने का, वोटिंग राइट हो, सिटीजनशिप हो, पीपल रिप्रेजेंटेटिव बनने का मौका दिया जाए। इकोनॉमिक फील्ड में अगर हम देखा जाए तो बेसिक वेज की बात की जाए, न्यूनतम रोजगार या न्यूनतम आय की बात की जाए, इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तभी कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में समानता लाई जा सकती है। लोहिया referred to these struggles as 5 revolutions and later added 2 more। इन्होंने
इन क्षेत्र में समानता लाने के लिए 5 तरीके के रिफॉर्मेशन या क्रांति रिवॉल्यूशन की बात की थी। बाद में उन्होंने 2 और जोड़ दिए जिसको हम सप्त क्रांति कहते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे इसमें शामिल किए। सबसे पहले 1 फॉर सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले अनजस्ट, जो अन्याय है उसको खत्म करो, ऑन प्राइवेट लाइफ एंड अनदर फॉर नॉन वायलेंस, एडवोकेटिंग फॉर यूज ऑफ सत्याग्रह इंस्टीड ऑफ वेपन्स। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो सिविल लिबर्टी की बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं, जो अन्याय है या जो अनजस्ट सोसाइटी है उसको खत्म करने की बात करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे समानता लाएंगे, तो नॉन वायलेंस का सहारा लेकर, सत्याग्रह का सहारा लेकर सबके लिए आंदोलन करेंगे। किस तरीके से, जैसे गांधी जी बता कर गए थे, सत्य के लिए आग्रह करो, नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाओ, ना कि हथियार उठा लो। ऐसे समानता नहीं आने वाली। समाज में अवेयरनेस लाओ, शिक्षा को बढ़ावा दो, लोगों को ऐसी सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे कि लोग अवेयर हो सकें, जागरूक हो सकें और समानता को लागू कर सके। हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि हम ये समझ सके कि ये जाति जो है वो किसी वर्ड ने या किसी संप्रदाय ने बना दी है। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जैसा काम करेंगे वैसा हमारा नाम होगा, वैसी हमारी पहचान होगी। तो हर व्यक्ति को इक्वल मौका दिया जाना चाहिए, उसको समान दृष्टि के साथ देखा जाना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि इक्वलिटी के कई सारे डायमेंशन है और एक देश को विकसित बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में मार्क्स की आइडियोलॉजी को लागू करें, लिबरल आइडियोलॉजी को लागू करें, फेमिनिज्म को प्रमोट करें। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सभ्य समाज का, एक समान समाज का निर्माण कर सकते हैं, इक्वल सोसाइटी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज ही इसको डिटेल में पढ़ने के लिए फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।